नमस्कार दोस्तों, मैं रविगिरी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी का एक टॉपिक शब्द या शब्द भेद पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को शब्द भी कहते हैं, कभी कभी इसको कंप्लीट शब्द भेद भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसमें ट्रिकी वे में समझाने वाला हूँ कि कैसे इसमें आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। मतलब आपको मैं इस क्लास में 1 घंटे में कंप्लीट शब्द भेद प्लस ट्रिक के साथ में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो शब्द भेद टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपके कम से कम 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं इस क्लास को आपको ट्रिक के थ्रू समझाने वाला हूं। अगर आप ट्रिक के थ्रू समझते हैं तो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि ये कंप्लीट हिंदी ग्रामर का कंप्लीट PDF मिलेगा। यानी कि आपको इस क्लास का वेट करना पड़ेगा, PDF कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा आपको। तो 10-5 दिन वेट करना पड़ेगा। जैसे कंप्लीट ग्रामर हो जाएगा वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया वहाँ से आपको कंप्लीट हिंदी ग्रामर का PDF मिल जाएगा, वो भी टेलीग्राम पे ट्रिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि या समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हाँ, जा और छोटा, ये एक शब्द है। अर्थ को व्यक्त करने की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ये बातें आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यहाँ पे आपको शब्द पे टिक लगाना है। और आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो आप ये वाला स्लाइड देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। शब्द के 4 प्रकार होते हैं और इन्हीं प्रकार में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। आगे इसी वीडियो में बहुत ही डीपली पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है व्याकरण के प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 4 में सब में 4-4 होते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों, यहाँ 5 लिखा है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए उत्पत्ति के आधार पर तो आपको 4 पे टिक लगाना है। अगर संपूर्ण उत्पत्ति के आधार पे आ जाए तो आपको 5 पे टिक करना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशत यानी मूल उत्पत्ति के आधार पर यही 4 हैं। और ये जो संकर शब्द है, ये मूल शब्द नहीं है, यानी मूल उत्पत्ति के आधार पर शब्द नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है मूल उत्पत्ति के आधार पर तो आपको 4 टिक करना है। अगर संपूर्ण यानी सारे या कुल उत्पत्ति के आधार पर पूछे कि कितने शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं तो आपको 5 टिक करना है। लेकिन अगर मूल पूछता है तो आपको 4 टिक करना है। और आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हो गया है, उन्हें तत्सम कहते हैं। तत् का मतलब उसके और समान का मतलब समान। तो यहाँ पे जो हिंदी में संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हो गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द को ही मूल शब्द कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि मूल शब्द किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे तत्सम पे टिक लगाना है, क्योंकि आप देखेंगे तो हिंदी में जो भी शब्द हैं वो उनकी आदि जननी या नानी माँ कह लें तो वो संस्कृत ही है। यानी संस्कृत यानी मूल शब्द, और मूल शब्द यानी तत्सम। और आगे बात करें तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द
तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो भाषा के विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं। यानी कह सकते हैं कि वे शब्द जो अपनी मनमानी करके तद्भव में ऐड हो गए हैं, नए शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे चंद्र से चांद, जैसे पहले चंद्र कहा जाता था अब उसे चांद कहा जाता है। और जैसे सूर्य से सूरज, जैसे पहले के समय में सूर्य कहा जाता था, यानी हमें संस्कृत में सूर्य कहते थे, लेकिन अब उसको सूरज कहा जाता है। यानी आधुनिक शब्द जो हैं उसको तद्भव शब्द कह सकते हैं। तो और आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं देशज और विदेशज। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आगे इसी वीडियो में मैं इन्हीं पे बहुत ही ज़्यादा डीपली चर्चा करने वाला हूं। देशज विदेशज तद्भव तत्सम शब्द कौन से हैं, कितने तो मतलब अनंत हैं, लेकिन कौन कौन से हैं उनको पहचानने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ऊपर फ्लो में बता दे रहा हूँ, आगे इसी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डीपली बताया हूँ, तो आप लोग उसको यानी कि इसी वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो यहाँ पे बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी व्याकरणिक उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, यानी उनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत अता पता नहीं होता, यानी जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं तो उनकी कोई स्रोत का पता नहीं है कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कह सकते हैं। और आगे बात करें विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं में व्यापार के थ्रू, यानी कि व्यापार करते समय या कोई यात्री आया है और विदेशी शब्द लेके आया है, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। और हमारे देश में विदेशी शब्द बहुत सारे आए हुए हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो चीज़ों को एडाप्ट करना बहुत ही जल्दी जानता है। जो अच्छा लगा जहाँ से उसको एडाप्ट कर लेता है, जिसका शब्द अच्छा लग गया। तो आपको बता दूं अरबी हमारे देश में का नहीं, अरबी विदेशी शब्द है। फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी, तिब्बती, ग्रीक, ये सारे विदेशी शब्द हैं। आगे इसी वीडियो में बहुत ही डीपली सारे शब्द के बारे में बताया गया है और उनकी ट्रिक भी बताई गई है कि अरबी शब्द में की ट्रिक कैसी और इनमें शब्द कौन कौन से आते हैं, इसी वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दूँ, फिर आगे डीपली पढ़ते हैं। और बात करें संकर शब्द, तो संकर शब्द को आपको मैंने पहले ही बताया, ये मूल शब्द में नहीं आते हैं, लेकिन आधुनिक समय में इनको उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। जैसे वह शब्द जो विभिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। आपको बता दूं संकर शब्द ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी और इंग्लिश का ही हो, मतलब कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमारे हिंदी की हैं और विदेशों में उपयोग होते हैं, उनको यहाँ भी उनको संकर शब्द कहते हैं, जो हमारे भारत से गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में ही सारे शब्द आए हैं, हमारे भारत से भी शब्द विदेश को गए हैं। तो बात करें संकर शब्द, वह शब्द जो विभिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल यहाँ पे संकर शब्द है, रेल यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारी हिंदी शब्द है। जैसे सील हमारा हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है, और बंद हमारा हिंदी शब्द है। रेल हमारा इंग्लिश शब्द है और यात्रा हमारा हिंदी शब्द है। ओट हमारा इंग्लिश शब्द है, दाता हमारा हिंदी शब्द है। जैसे रेलगाड़ी, सील बंद, रेल यात्रा, ओट, दाता, ये सारे संकर शब्द के उदाहरण हो जाते हैं। और अब यहाँ पे सेकंड टाइप बात करते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, तो इनके आधार पर शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। इनके बारे में आइए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे व्याकरण प्रयोग के आधार पर बात करें, तो व्याकरण प्रयोग के यहाँ पे और आगे तीसरे टाइप के बारे में जान लेते हैं, फिर सबके बारे में डीपली चर्चा करेंगे कि रूढ़ क्या होता है, तद्भव तत्सम क्या होता है। तो सबसे पहले और तीसरा पॉइंट जान लेते हैं कि व्याकरण या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो इनके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो बात करें यहाँ पे पहला विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 आते हैं। और अविकारी को अव्यय स्वर भी कहते हैं, अविकारी को अव्यय स्वर भी कहते हैं।
इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, ये 4 आते हैं। तो अब आगे बात करते हैं चौथे टाइप का, अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर इनकी संख्या 4 है। एक अर्थी, अनेक अर्थी, विलोम और पर्यायवाची, इनके अर्थ के आधार पर इनकी संख्या 4 है। और आगे बात करते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा नया है, आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और ये नए नए एग्ज़ामों में पूछा जाता है। जिन एग्ज़ामों को टफ़ करना होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद। जब आप कोई टफ़ एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शब्द शक्ति के आधार पर भेद, इनकी संख्या 3 होती है। पहला है अविधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के आधार पर इनकी संख्या 3 होती है। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा डीपली पढ़ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द के बारे में बात करते हैं। देशज यानी देशी शब्द देशी शब्द हुए, यहाँ पे हुआ होना चाहिए, वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं होता है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने देशज शब्द को अज्ञात व्युत्पत्ति शब्द कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने देशज शब्द को अज्ञात व्युत्पत्ति शब्द कहा, यानी जिनका कोई ज्ञात ना हो और उनकी उत्पत्ति हुई हो तो उनको अज्ञात व्युत्पत्ति शब्द कहा जाता है। प्रमुख देशज शब्द। तो आइए कुछ देशज शब्द के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको मैं ये पढ़ा दूँ, उसके बाद में देशज शब्द की मैं एक ट्रिक वाइज वीडियो लेके आऊँगा, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका वह यानी देशज शब्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जानते हैं, अलोरना होगा, आटा होगा, आहट, अथाह, ओसना, ओस, कपास, खोया, कटरा, कोरा, कंजर, कोपर, खोखला, खूसट, खुरदरा और खर्चा, खद्दर, खाटना, गेंद, गगेरी, गली, गुदड़ी, खैमड़, खाई, खाली, गड्ढा, खट्टा, कोयल, कुल्हड़, कुंद, कबाड़, गोली, गुच्छा और गुडरी, ये सारे देशज शब्द हैं। तो और आगे बात करते हैं, ये भी सारे देशज शब्द हैं। चील गाड़ी, झुग्गी, जड़वर, चराना, चट्टान, जुगनू, झुमका, झंझट, छिछोरा, छिछला, छैला, चोट, चेला, चीलर, चलकला। दोस्तों यहाँ पे आप झुमका जो देख रहे हैं ये भी देशज शब्द है। और चट्टान भी देशज शब्द है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है चट्टान कौन सा शब्द है। टाप, टोपर, टोटोलना, डाब, ठेठ, ढूंढना, ठर्रा, डिबरी, ढकोसला, डेरा, डबना और डग। और ये आप जो देख रहे हैं ये सारे देशज शब्द हैं, आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं। और आगे बात करें अरबी शब्द। तो यहाँ पे अरबी शब्द के बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। अरबी शब्द में आप देखेंगे अधिकतर शब्दों में आ है, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं हुआ। अक्ल, आयजाब, आगे ट्रिक है। अक्ल, आयजाब, असर, अजीब, अजीब, अदालत, अहम, अदा, आखिर, आदिम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरबी शब्द अधिकतर मुस्लिम लोग प्रयोग करते हैं। इस्लाम धर्म में अरबी शब्द अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि अरब कंट्री से आया हुआ है, इसलिए इसे अरबी शब्द कहते हैं। और अरब कंट्री में इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आदमी, असर, इनाम, इल्जालास, इज्जत, इलाज, इस्तीफा, इमारत, ईमान, उम्र, कर्ज, किस्मत, कीमत, कब्र, कमल, कदम, कसर, कसम, कसरत, एहसान, औलाद, औसत, ख्याल, खिदमत, खत्म, खत, गैर, गरीब, जिक्र, जलेबी, जहाज, जवाब, जलसा, जिस्म, जुलूस, तरक्की, तकिया, तारीख, तमाम। और ये कुछ और शब्द हैं।
तकदरी तुर्की, तुर्की जो आप देख रहे हैं ये तुर्की भी अरबी शब्द है। दुनिया, दुकान, दिमाग, दवा, दावा, नकल, नगद, नहर, नशा। तो नशा देख रहे हैं ये भी अरबी शब्द है। फैसला, फिक्र, फ़कीर, बहस, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदम, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, लिफाफा भी अरबी शब्द है। वारिस, शराब, हक, हजम, हजीर, हिम्मत, हुक्म, हैजा, ये सारे अरबी शब्द हैं। अब सॉरी, ये भी आप देख लीजिए इसको, और मैं आपको आगे कुछ ट्रिक भी बता रहा हूँ, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक मैंने ऐसा लिया है कि ये सारे शब्द एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये शब्दों को ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक है, अरबी शब्द को याद करने का ट्रिक है, अमीर देश की सॉरी अरबी शब्द को याद करने का ट्रिक है, अरब देश की अमीर औरत कुसूर करके कानूनी किताब में अपने जालिम बलम को रिश्वत के इल्म में गरीब मालिक को कैद से अल्लाह की मोहर से आज़ाद कराया। एक बार फिर से देखते हैं, अरब देश की अमीर औरत कुसूर, दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, जिनके नीचे मैं आपको अंडरलाइन करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं अरबी शब्द को याद करने की ट्रिक। तो जिन शब्दों के नीचे मैं अंडरलाइन याद करूँगा उनको आप याद कर लीजिएगा। अरब देश की अमीर औरत कुसूर करके कानूनी किताब में अपने जालिम बलम को रिश्वत के इल्म में गरीब मालिक को कैद से अल्लाह की मुहर से आज़ाद कराया। तो जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है उनको आप याद कर लीजिए, ये सारे अरबी शब्द हैं। और अब आइए फ़ारसी शब्द देखते हैं। फ़ारसी शब्द भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अफसोस, आवाज़, आवारा, आदमी, आमदनी, आराम, अफादत, आतिशबाजी, आतिशबाजी फ़ारसी शब्द है। आबरू, उस्ताद, आमिद, कूच, कुश्ती, कुर्ता, कमीरा, कमीना, किनारा, कमरबंद, खुराक, खामोश, जो शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं खामोश, वो खामोश भी अरबी फ़ारसी शब्द है। खुदा, खुद, खाक, खूब, ख्याल, घुसता, गुल, गुलाब, गुलबंद, गिरा, गरम, गिरफ्तार, गवाह, गोला, गल्ला, गुम, गज, गिर्द, गवाह, गज, चेहरा, चालाक, चिराग, चादर, चाबुक, जोश, जिगर, जुर्माना, जान, जागीर, जादू, ये सारे फ़ारसी शब्द हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और आगे भी ये सारे शब्द हैं, एक बार मैं इनको भी पढ़ दे रहा हूँ। ज़िंदगी, जबर, जोर, जीन, जहर, जंग, ताज़ा, तनख्वाह। तो ऐसे याद करिए, ज़िंदगी, जबर, जोर और जीन है, जहर भी है, और ज़िंदगी में जंग भी है, और ताज़ा तनख्वाह भी मिलता है। और ऐसे याद करते हैं, ज़िंदगी, जबर है, जोर है, जीन है, जहर है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में जंग भी है, और ज़िंदगी में ताज़ा तनख्वाह भी मिलता है, और तनख्वाह जो वह तबाह भी हो जाता है तक। क्योंकि तीर तेज और तरकस दीवार में, यानी कि जब तीर की निगाहों से जब आप तरकस करेंगे दीवार में, यानी दिल के दरबार में जब आप तरकस करेंगे और दफ्तर देर में जाएंगे, और आपका दफ्तर देर में इसलिए जाएंगे क्योंकि आपका दफ्तर देहात में है, और दस्तूर की दुकान दिलेर के पास है, और पेश पुल, और जो दुकान है वो पुल के पास में है। तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, और जब आपको गर्मी लगेगी तो आपको पर्दा करना पड़ेगा, और जब आप पर्दा करेंगे तो आपको बुखार आएगा, तो बुखार में आप बर्फ़ी खाएंगे और फिर आप बीमार हो जाएंगे, बारिश में आप बीमार हो जाएंगे, और आपको मूर्छा आ जाएगा। मोर्चा को मूर्छा से याद करिए, और मुश्किल हो जाएगा, और आप और मजबूर हो जाएंगे। अपने मकान मालिक, मलाई को मालिक से याद कर लीजिए, और जब आप मजबूर हो जाएंगे तो आप घर पर रहेंगे और आप मज़ा करेंगे, और दुर्जी, सौदागर और सरकार और ज़मींदार के कारखानों और बाज़ारों में जाएंगे आप, और सुल्तान को आप मज़दूर समझेंगे। मुर्गा, मीन, गुलाब, पालक, बाग,
यानी कि मुर्गा भी खाएंगे जब आप बीमार हो जाएंगे, और पालक भी खाएंगे, और शेर जानवर को भी खाने की इच्छा रखेंगे। और जेब में जब आपके पैसा नहीं हो तो आप ज़मीन बेचेंगे, आईने में अपनी शक्ल देखेंगे, उसके बाद में आप मुर्दा हो जाएंगे, और उसके बाद में आपकी पत्नी आपसे जुर्माना लगाएगी और पलंग से आपको भगा देगी। तो वो तो ट्रिक था, लेकिन अब आइए थोड़ा सा और बढ़िया से देखते हैं। ये भी ट्रिक मैंने बनाया है। फारस देश का जुलाहा अपने जिगरी और दिलेर कारीगर मिस्त्री को किशमिश, आईना, चादर, चश्मा, दवा, पैजामा, कबूतर, खरगोश और चरखा चाशनी गिफ्ट दिया। तो आइए अब तुर्की शब्द देखते हैं, तुर्की शब्द के बारे में। तो तुर्की शब्द सबसे पहले आप देखेंगे, जो ये उर्दू लिखा है, उर्दू खुद तुर्की शब्द है, और जो तुर्की शब्द तुर्की है वो खुद अरबी शब्द है, यानी ये उसका और वो इसका कह सकते हैं। ऐसे उर्दू तुर्की है, तुर्की उर्दू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तुर्की शब्द में कालीन काबू, कालीन जो आप देखते हैं भदोही जिला का कालीन काबू, कज्जक, कुली, कुर्की, चिक, चमचा, चुगुल, जजीम, तलाश, आग, आका, उजाब, तोशक, लफंगा, बावर्ची, चाकू, चौक, चोंग, चमक्का, गलीचा, सौगात और सुराग, ये सारे तुर्की शब्द हैं। और यहाँ पे आइए ट्रिक देख लेते हैं। तुर्की का बहादुर मुगल दरोगा, तोप तमाम, खंजर, कैंची, बारूद की सहायता से लाशें बिछा दिया, जिससे ईश्वर उसकी बीबी और बेगम को चेचक से पीड़ित कर दिया। ये तुर्की शब्द को याद करने की ट्रिक हो गई। और आगे देखते हैं जापानी शब्द बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। जापानी शब्द में रिक्शा, इम्फान, हाइकू और भी शब्द हैं, लेकिन जापानी शब्द इतना नहीं आता है हमारे एग्ज़ाम में। अब आइए पुर्तगाली शब्द को देखते हैं। तो पुर्तगाली शब्द में आपको मैं वैसे एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। पुर्तगाली शब्द में जो हमारे घरों में यूज होते हैं, यानी घरेलू सामान जो होते हैं, वो पुर्तगाली शब्द होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो पहले आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अनानास, आलपीन, अलमारी, अलकतार, गमला, गिरजा, चाबी, फीता, तमाकू, नीलम, पपीता, पावा, पादरी, वावा, बाल्टी, इस्पात, स्त्री, कमीज, कस्तर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलम, परत, पिस्तौल, मस्तूल, मेज, लाबदा, साया। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये सारे हमारे घरेलू हैं, यानी कि हमारे घरेलू सामानों में जो यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे घर के सामानों में यूज होते हैं, इसीलिए। और आइए यहाँ पे फ्रेंच शब्द के कुछ शब्दों को देखते हैं। फ्रेंच शब्द में जो आप कूपन देखते हैं, कूपन फ्रेंच शब्द, कारतूस भी फ्रेंच शब्द है। पिस्तौल तुर्की है और कारतूस फ्रेंच है। और अंग्रेजी भी फ्रेंच शब्द है, और पुलिस भी फ्रेंच है, कर्फ्यू भी फ्रेंच है, इंजन भी फ्रेंच, मार्शल फ्रेंच, मेयर, टेबल, बेसिन, रिपोर्टर्स कोई शब्द होता होगा, फ्रेंच है ये भी। इंजीनियर, रेस्तरा यानी रेस्टोरेंट कह सकते हैं, फ्रांस, फ्रेंचाइजी, फिरंगी जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी शब्द नहीं फ्रेंच शब्द है। तो आइए कुछ पास्तो शब्द होता है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अखरोट, आप लोग को लगता होगा कि हमारे हिंदी शब्द है, लेकिन अखरोट सबसे पहला शब्द जो वो पास्तो है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। पास्तो, अटकल, कलूटा, गड़बड़, गुगला पड़ा, गगाटा, चक, खर्राटा, गुंडा जो आप देख रहे हैं ये भी पास्तो शब्द है। टसमस, तहस नहस, लड़ाक, मटर गश्ती, पठान, भसड़, भाड़, ये सारे पास्तो शब्द हैं। और कुछ रूसी शब्द देख लेते हैं। रूसी शब्द में रूबल, वोदका,
स्पुतनिका, बुजुर्ग, बुजुर्ग जो आप देख रहे हैं रूसी, ऐसे याद कर सकते हैं। जो पुतिन हमारे वो भी बुजुर्ग हैं, और जो बुजुर्ग शब्द है वो रूसी शब्द है। जार, लूना, ये सारे रूसी शब्द हैं। और अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इनके 3 प्रकार होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। तो इनके 3 शब्द होते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करें रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनके 2 सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आपको ये ध्यान देना, नहीं किया जा सकता है। जैसे राम लिखा है, तो अगर आप राम लिखेंगे तो ये सार्थक शब्द का मतलब सार्थक शब्द लगेगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं रा, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं दे रहा है। और आप जब लिखते हैं माँ, तो ये भी कोई सार्थक शब्द नहीं दे रहा है। यानी कि रूढ़ शब्द का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी शब्द का खंड कर देते हैं तो वो सार्थक अर्थ नहीं देता है, इसलिए उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसके और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राम है, गाय है, कान है। अगर आप कान लिखते हैं, कान में अगर आप केवल का लिखेंगे तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। हालांकि ये प्रोनाउन में यूज़ हो सकता है, सॉरी प्रोनाउन कह रहे, सर्वनाम यूज़ हो सकता है, लेकिन ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। और ये ना भी कोई सार्थक शब्द नहीं है। और जैसे आप लिखेंगे गाय, तो गाय में जो ये गा है, ये भी गा कोई सार्थक शब्द नहीं है। और आगे बात करें यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो 2 सार्थक खंडों में विभक्त भी किए जा सकते हैं। यानी 2 यौगिक शब्दों से बनते हैं और इनको 2 सार्थक खंडों में विभाजित भी किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं घर जमाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं घर को अलग कर लीजिए, जमाई को अलग कर लीजिए, दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मलाईदार, मलाई को अलग कर लीजिए और दार को अलग कर लीजिए, दोनों का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको यौगिक शब्द कहेंगे। और आगे बात करें योग रूढ़। तो योग रूढ़ को आपको बता दो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से हुए शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और इनके योग से हुए और इनका किसी अन्य अर्थ को बताते हैं। यानी ये जो 2 शब्दों के योग से जो बनते हैं शब्द, वो किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा करते हैं। यानी इनको बहुब्रीहि समास कह सकते हैं सीधे सीधे भाषा में। अगर आपने बहुब्रीहि समास का शब्द याद कर रखा है तो आपको योग रूढ़ शब्द याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अपवाद हैं, तो उनको आपको याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो योग रूढ़ में आप देख रहे हैं गिरधारी, लंबोदर, नीलकंठ, तो ये सारे अधिकतर भगवान के नाम होते, तो इनको याद करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। और अब बात करें कि ये जो आप देख रहे हैं शब्द शक्ति के आधार पर, तो शब्द शक्ति के आधार पर इनके 3 भेद हैं। पहला अभिधा, दूसरा है लक्षण, तीसरा है व्यंजना। ये पेपर में नए क्वेश्चन के तौर पर आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये नए क्वेश्चन के तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पहला अभिधा के बारे में। तो अभिधा के बारे में मैं आपको बता दूँ, अभिधा शब्द किसी शब्द शक्ति से उसके समान प्रसिद्ध अर्थ या सीधे अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा कहते हैं। यानी और मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता दूं, यह संकेत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला वह स्कूल जाता है, वह को मैंने यहाँ पे संकेत किया। जैसे मैंने किसी थर्ड पर्सन को बोला वह स्कूल जाता है, यानी मैंने उसकी तरफ संकेत किया है ना कि वह स्कूल जाता है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, सोहन लिखता है, यानी कि वह, मैंने सोहन की तरफ इशारा करते हुए या सोहन को मैंने निशाना बनाते हुए कहा कि सोहन लिखता है, तो इसको कहते हैं अभिधा। आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बात याद रखना है, संकेत को अभिधा से रिलेट करके याद रखना है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम याद तो कर लेते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किस में संकेत कर रहा है, और क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है।
तो जो अभिधा है उसको सांकेतिक के तरीके से याद रखना है, ऐसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी कर ले जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं लक्षणा शब्द। लक्षणा शब्द में जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के समान अर्थ की जगह किसी अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसे लक्षणा कहते हैं। यानी डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप किसी से इसकी तुलना कर रहे हैं, जैसे कि आप मतलब आप ये कह सकते हैं वो जैसा है, जैसे कि राजस्थान साहसी है। तो यहाँ पे आपको बता दो राजस्थान किसी का नाम नहीं है, यानी जैसे उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है वैसे राजस्थान के लोगों की नहीं, राजस्थान बहुत साहसी है। यानी जो हमारा राजस्थान प्रदेश है वो बहुत साहसी है, यानी जैसे पंजाब हमारा बहुत साहसी है ऐसे कह सकते हैं। तो राजस्थान बहुत साहसी है, उसके लक्षण दिख रहे हैं कि वो बहुत साहसी है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है लक्षणा। जिसके लक्षण दिख जाए उसको लक्षणा कहते हैं। और बात करते हैं व्यंजना। दोस्तों अगर आप इसको नोट्स बना लेते हैं तो आसानी होगी कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। तो यहाँ पे बात करें व्यंजना, अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ ज्ञात करके शांत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। इसमें किसी टिप्पणी पर अन्य अन्य अर्थ सभी लोग समझाते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारे शब्द टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।